कल अपन ने यहाँ तक देख लिया था, डेयरी तक। उसके बाद में जो अगली परिभाषा दे रखी है वो है खतरनाक रोग। स्क्रीन दिखाई दे रही है? जी सर। स्क्रीन शो, हाँ ठीक है। खतरनाक रोग में देखो यहाँ पर कुल मिला के 11 टाइप के रोग दिए हुए हैं। ठीक है ना? जैसे हैजा, प्लेग, चेचक, प्रे मस्तिष्क, सुषुम्नावरण, शोथ, डिप्थीरिया, क्षय रोग, कुष्ठ, इन्फ्लुएंजा। ये टोटल जितने भी रोग दे रखे हैं, उसके अलावा आगे ये भी लिख रखा है, उन्होंने क्लियर किया इस चीज को कि कोई भी अन्य महामारी, जैसे मान लो कोविड आ गया था। अब 2009 में तो नहीं आया जिस टाइम ये एक्ट लिखा जा रहा था, लेकिन इन्होंने पहले से ही ये चीज सोची कि मान लो कुछ ऐसा हो जाए, तो कोई भी अन्य महामारी, स्थानिक मारी या संक्रामक रोग जिसे राज्य सरकार इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए अधिसूचना द्वारा खतरनाक रोग के रूप में घोषित करे। जैसे कोविड 19 को किया गया था। इसमें ऐड तो नहीं किया था, लेकिन अलग से अधिसूचना जारी की गई थी। ठीक है ना? तो भाई वो खतरनाक रोग में आ गया, उसके लिए वो नगर पालिका क्या काम करेगी, जो आगे पूरे एक्ट में दिए हुए हैं उसके अकॉर्डिंग बाकी रोगों के लिए करेगी, वो उसके लिए भी करेगी जिसकी अधिसूचना जारी हुई है। ठीक है? उसके आगे लिखा हुआ है पार्किंग स्थान में की न्यूनता। अब पार्किंग स्थान का मतलब ये होता है, जैसे जब भी कोई भवन बनाएगा, गैर आवासीय भवन बनाएगा या कॉम्प्लेक्स बनाएगा या संस्थागत भवन बनाएगा, तो पहले से ये वो सुनिश्चित करे वो बंदा कि न्यूनतम पार्किंग की जगह है या नहीं है। अगर मान लो नहीं होगी, तो वो क्या करेगा, जैसे रोड पे खड़ी कर देता है कई बार गाड़ी वगैरह, आपने देखा होगा। या जैसे जो अ, सार्वजनिक स्थान होता है वहां पर गाड़ी के लिए क्या करता है, वो पार्किंग करता है, जो कि गलत है, गैर कानूनी है। तो इन्होंने पहले से क्लियर मेंशन किया है कि भाई जो गैर आवासीय जो कॉम्प्लेक्स बनाना है ना, वो पहले से पार्किंग की व्यवस्था करे। यहाँ क्या लिखा हुआ है, पार्किंग स्थान में की न्यूनता से किन्हीं भी गैर आवासीय भवनों जिनमें कॉम्प्लेक्स, जिसकी डेफिनेशन मैंने ऊपर आपको बताई थी, और संस्थागत भवन, चाहे वे आपराधिक रूप से या भूमि उपयोग के परिवर्तन द्वारा निर्मित हुए हो, सम्मिलित है। में विभिन्न प्रकार के यानों के लिए इस निमित्त बनाई गई उप विधियों के अधीन यथा अपेक्षित पार्किंग स्थानों के लिए स्थान उपलब्ध करने के लिए रखी गई न्यूनता विपरीत है। इसमें देखो याद रखने वाली बात यही है, कुछ जैसे कितना पार्किंग रखनी अनिवार्यता होती है, उसके लिए देखो इस एक्ट में तो नहीं लिखा हुआ कहीं, लेकिन एक अलग से एक अधिसूचना और आई थी इसकी पार्किंग को लेकर के। वो मैं अपलोड कर दूंगा जब अपन ये पार्किंग वाला चैप्टर पढ़ेंगे आगे तब। ठीक है ना? वहां से जैसे एक्स्ट्रा क्वेश्चन पूछ सकता है। पिछली बार भी एक क्वेश्चन आउट ऑफ द सिलेबस आ गया था, वो जिन्होंने अगर पहले उसको ढंग से देखा है ऑडिट वगैरह को, तो उसका एक क्वेश्चन पूछा था कि कौन सा परिशिष्ट है, ऐसा कुछ करके। तो इस टाइप का क्वेश्चन जैसे यहाँ पार्किंग से बन सकता है ना? आगे लिखा हुआ है निदेशक। निदेशक स्थानीय निकाय, इसको एक साथ बोला जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि जो अपन बार बार ये वर्ड यूज करें ना, भाई ये काम राज्य सरकार करेगी, ये काम राज्य सरकार का है, या राज्य सरकार जैसा बोलेगी। अब ये राज्य सरकार एक तरह से यही है। जो स्थानीय निकाय का निदेशक होता है, डायरेक्टर होता है, जैसे अभी कुमार पाल गौतम है, आईएएस अधिकारी होता है ये, वो इसका मेन हेड होता है, डीएलबी का निदेशक। इसके अंडर में बहुत सारे उपनिदेशक होते हैं। जैसे इनका भी, डीएलबी का भी बहुत सारे संभाग बने हुए हैं। जैसे मान लो सीकर, चूरू, झुंझुनू या जयपुर ग्रामीण वगैरह का मतलब एक उपनिदेशक हो गया। फिर उपनिदेशक है, वो निदेशक को रिपोर्ट करेगा। इनकी डेफिनेशन वगैरह, भाई ये कौन होते हैं, इनका क्या काम होता है, ये सब आगे दे रखा है। लेकिन यहाँ पर ये क्लियर लिख रखा है कि निदेशक है ना, माइक म्यूट रखो सब है ना अपना। निदेशक स्थानीय निकाय से राज्य सरकार द्वारा इस रूप से नियुक्त किया गया कोई अधिकारी, या इस अधिनियम के अधीन निदेशक स्थानीय निकाय के कृत्यों मतलब कार्यों का पालन करने के लिए राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत आयुक्त के रूप में या किसी अन्य पदनाम से, वो नाम कुछ भी हो सकता है, जैसा सरकार बोले वैसा कोई नाम, पदाभिहित उसका कोई अन्य अधिकारी अभिप्रेत है। ठीक है ना? ये वैसे होता कौन, समझ में आ गया? ये बंदा एक ही होता है, जैसे राजस्थान में एक ही होता है निदेशक स्थानीय निकाय का, उसके नीचे उपनिदेशक होते हैं। उपनिदेशकों के नीचे जैसे, मतलब जैसे नगर परिषद का कोई मैटर है तो उपनिदेशक को भेजेगा, उपनिदेशक निदेशक को भेजेगा। उपनिदेशक ज्यादातर होते हैं वो आरएस अधिकारी होते हैं, और ये आईएएस होता है। वेन का मतलब क्या है, जैसे मतलब एक तरह से डिस्पोज करना, अंतिम उपचार चीज का, जैसे जैसे भूजल हो गया, सतही जल हो गया, और चारों ओर की वायु की गुणवत्ता दूषण निवारित करने के लिए विनिर्दिष्ट उपायों के अनुसार नगर पालिका ठोस अपशिष्टों का अंतिम व्यय अभिप्रेत है। कहने का मतलब ये है कि भूजल, सतही जल और एयर की क्वालिटी को मतलब बचाया जा सके, उसके लिए उनका वो अंतिम उपचार करेगी। कौन अंतिम उपचार करेगी? नगर पालिका अंतिम उपचार करेगी। मतलब है ना, डिस्पोज करने की बात बोली गई है। ठीक। आगे लिखा हुआ है जिला मजिस्ट्रेट। ये जिला मजिस्ट्रेट वो वाला है आईएएस,
देखो एक तो होते हैं ये वाले जो मतलब कोर्ट वगैरह में बैठते हैं, वो वाला नहीं है, ये आईएएस है, जो मतलब ऑल इंडिया सर्विस वाला। इसकी डेफिनेशन है ये क्या काम करेगा, कौन होता है ये, इसकी परिभाषा यहाँ लिखी हुई है दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 20 के दिन। तो आपको ये पता होना चाहिए कि जिला मजिस्ट्रेट कौन है इस एक्ट के तहत, इसकी धारा 20, ये पता होना चाहिए। क्योंकि ये है ना, ये आगे बहुत सारे ऐसे वर्ड आएंगे, जिला मजिस्ट्रेट आएगा, कई बार वो वाला मजिस्ट्रेट आएगा जो नॉर्मल वाला होता है, जो कोर्ट वगैरह में बैठता है, दोनों में कंफ्यूज नहीं हो, इसलिए वो आगे क्लियर होगा जब भी कोई मैटर आएगा ना ऐसा कि किसमें कौन ये अपने वाला ये है या वो दूसरा वाला कोर्ट वाला है, ऐसे है ना। बाकी यहाँ पर नॉर्मल इतना ही समझना है कि दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 20 के अधीन जो परिभाषा या जो नियुक्त व्यक्ति है वो जिला मजिस्ट्रेट है, बस। आगे लिखा हुआ है नाली। नाली के अंदर ये बोला है कि इन्होंने ये चीजें नाली के अंदर सम्मिलित मानी जाएगी जब भी कोई नाली की बात आई है, क्योंकि एक चैप्टर दिया हुआ है वो बहुत बड़ा चैप्टर है जिसमें बार बार ये वर्ड आएगा नाली। नाली वर्ड आते ही आपके माइंड में ये सारी चीजें खुलनी चाहिए। वो मल नाली भी हो सकती है, नॉर्मल पाइप भी हो सकता है, खाई भी हो सकती है, जल सरणी हो सकती है। जैसे देखो ज्यादातर क्या होता है, एक तो बरसात के लिए पानी होता है, जो बरसात वाले पानी के लिए अलग से नाली बनाई जाती है। एक जैसे ये सीवेज वगैरह होती है ना। एक जैसे नॉर्मल कई बार है ना, जैसे ये छोटी नगर पालिकाएं होती हैं उनमें ओपन नहीं रहती है नाली वगैरह, बड़े शहरों को छोड़ दो, नगर निगम को छोड़ दो, बाकी सब जगह है ना ये खुली नालियां है। और भी जैसे यहाँ पर इन्होंने क्लियर कर रखा है, कोई अन्य युक्ति जिसमें मैला पानी, मल, दूषित जल, वर्षा जल, अधोमृदा जल का वहन हो और साथ ही उनसे अनुलग्न शौचालय, पात्र, टैप्स, सिंक, होज, फ्लश टैंक और अन्य फिटिंग सम्मिलित है। मतलब उन्होंने हर चीज को कवर किया है भाई, जितनी भी चीज है वो। अब ये चीज क्या, ये इसलिए समझ में आनी जरूरी है क्योंकि आगे वो चैप्टर है ना वो पूरे में यही दे रखा है कि जैसे नाली का कोई अतिक्रमण हो गया या नाली का मतलब जैसे वो कोई भी पानी होता है किसी घर का तो उसको लास्ट में उसका निस्तारण उस नाली में करना होता है उस बंदे को, ऐसे नहीं कि वो हर कहीं उसको खुले में छोड़ दिया। तो इस टाइप से एक एक पूरा स्ट्रक्चर बना हुआ है, उस स्ट्रक्चर को फॉलो करना पड़ता है। तो उसमें इन्होंने नाली को क्लियरफाई किया है कि भाई यही चीजें इसमें मानी जाएगी। बाकी ये अच्छे से आगे समझ में आएगा क्योंकि यहाँ केवल आप इतना समझ लो कि भाई ये चीजें हैं, हाँ ठीक है ना। कार्यपालक समिति, अब देखो समितियां बहुत टाइप की समितियां होती है, ये अ, जब समितियों वाला चैप्टर आएगा तब समझ में आएगा कि समितियां क्या होती है। लेकिन जो मेन मुख्य समिति होती है ना नगर पालिका की, नगर पालिका इसलिए वर्ड यूज कर रहा हूँ, नगर निगम में भी होगी ये, नगर परिषद में भी होगी और नगर पालिका बोर्ड में भी होगी ये समिति, जिसका नाम है कार्यपालिका समिति, जिसका जिक्र धारा 55 में कर रखा है। जिसमें है ना सारे लोग होते हैं, अध्यक्ष भी होता है, भी अन्य समितियां होती हैं छोटी मोटी, उनके सबके अध्यक्ष होते हैं, वो भी इनके मेंबर होते हैं। और इनका जो सचिव होता है जो इसके कामकाज वगैरह देखता है वो मुख्य नगर पालिका अधिकारी होता है। यहाँ कोई अच्छे से समझ में नहीं आएगी एक बार, क्योंकि ये पूरा ये बड़ी बात है, मतलब थोड़ा सा ये बड़ी धारा है, इसको अलग से अपन समझेंगे धारा 55 में। अभी केवल नॉर्मल इतना समझो कि कार्यपालक समिति होती है। अगला है वित्त आयोग। अब देखो जो वित्त आयोग है ना, इसका जिक्र संविधान में कर रखा है। अब भारत के संविधान के अनुच्छेद जो 243 ये आई जो है ना, आई में कर रखा है, आई और वाई में। वाई का मतलब ये है कि जो नगर पालिकाओं के लिए, ये ग्राम पंचायत के लिए, इसमें ऐसा लिखा हुआ है, ये मैंने आगे उसको ऐड भी कर रखा है 243 को कि उसमें क्या लिखा हुआ है। वित्त आयोग के अंतर्गत जैसे संविधान जब बना, ये 73वां 74वां संविधान संशोधन में जब संशोधन हुआ तब उसमें ये बात ऐड की गई कि जब भी कोई राज्य सरकार विकेंद्रीकरण का सिस्टम लाएगी स्थानीय सुशासन का, उसमें वित्त आयोग का गठन करना अनिवार्य होगा। और उसके लिए ये 243 उसमें ऐड किया गया, ठीक है ना। तो ये जब भी जैसे ही 73वां 74वां संविधान संशोधन लागू हुआ, जिस चीज राज्य सरकार ने लागू किया, उन्होंने उसी वर्ष, जैसे अपन ने यहाँ से 1995 में पहला वित्त आयोग आ गया था, है ना, फाइनेंस कमीशन बन गया था, उस प्रकार से सभी को फाइनेंस कमीशन बनाना अनिवार्य होगा, जो नगर पालिकाओं को, ग्राम पंचायतों को पैसा देगा कि बार बार उनका वो देखेगा कि अ, कितना पैसा किसको मिलना चाहिए या उनकी आधारभूत सुविधा को मजबूत करने के लिए कितना पैसा देना चाहिए, इस टाइप की चीजें उसमें लिखी हुई। वित्तीय विवरण, वित्तीय विवरण वही है जो मैंने आपको उस टाइम बताया था धारा 92 में जो लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है 92 में, 92 में ये लिखा हुआ है कि जैसे अपने मेंस में भी है एक टॉपिक वित्तीय विवरण विश्लेषण, है ना।
कि जितने भी डॉक्यूमेंट तैयार करेगा, जैसे बैलेंस शीट वगैरह तैयार करेगा, रोकट भाई की भाई उसके कितना नगर पालिका की आय हुई, कितना व्यय हुआ, उनका सबका पूरा लेखा जोखा है ना, वो सारा तैयार करेगा मुख्य नगर पालिका अधिकारी, जो कि धारा 92 में है इसका जिक्र। ये उस टाइम अपन डिटेल में समझेंगे इन चीजों को। जैसे अग्निशमन दल है, ये भी धारा 256 के अधीन नगर पालिका द्वारा स्थापित या संधारित अग्निशमन दल अभिप्रेत है। कि अग्निशमन दल को वो मानना है जो धारा 256 में दे रखी है, जो अपन आगे पढ़ेंगे। ठीक है। अग्निशमन संपत्ति, अग्निशमन संपत्ति का मतलब है कि उसकी एक एक चीज, जो अग्निशमन केंद्र होता है, अग्निशमन मतलब उसको दमकल केंद्र बोलते हैं, दमकल केंद्र के अंतर्गत जितनी भी चीजें आएगी ना वहां पर, उनकी गाड़ियां वगैरह, उनके जो औजार वगैरह, उनकी वर्दियां वगैरह, सारी चीजें जो भी है, मतलब छोटी मोटी चीज से लेकर पूरी बड़ी चीज तक की सारी चीजें अग्निशमन संपत्ति में शामिल मानी जाएगी। अब इसमें इन्होंने क्लियर किया है कि दमकल केंद्रों के रूप में प्रयुक्त भूमिया और भवन, ये ज्यादातर है ना, ये वर्ड दोनों के साथ आएगा, भूमि और भवन, है ना। सारी भूमिया भवन, उसके अलावा दमकल इंजन, उपस्कर, औजार, हाइड्रेटर उपकरण और अग्निशमन के लिए प्रयुक्त की जाने वाली वस्तुएं, चाहे वे कुछ भी हो, इन्होंने एकदम क्लियर कर दिया कि भाई जो भी छोटी सी अगर बोल्टू भी होगा ना, वो भी शामिल है, अगर वो उस दमकल के अंदर पड़ा है तो वो संपत्ति मानी जाएगी। ये इसलिए बोला जाता है ताकि मान लो कोई भी अग्निशमन संपत्ति का नुकसान पहुंचे तो उस पर जुर्माना कौन सा लगाना है, तो ये वाली धारा उस पर लगेगी फिर। ठीक है ना। अग्निशमन के संबंध में प्रयुक्त मोटर यान या परिवहन के लिए अन्य संसाधन। ठीक है ना। उसके अलावा अ, वृद्धियां और रैंक के बेस, जो मतलब उनकी जो वहां पे काम करने वाले वो रेड टाइप की ड्रेस होती है, वो वगैरह बोल रखा है। दमकल के अंदर वो होंगे जो हर जगह बना रखे हैं। राज्य सरकार ने दमकल केंद्र के रूप में उनको जगह दे रखी है। इसमें लिखा हुआ है, दमकल केंद्र से राज्य सरकार द्वारा दमकल केंद्र के रूप में साधारणतः या विनिर्दिष्ट रूप से घोषित की गई कोई चौकी या स्थान अभिप्रेत है। जैसे अपने ये पुलिस चौकी होती है ना भाई, ये फलाना भवन है, इसमें ये बीट अधिकारी बैठेगा या ये पुलिस कांस्टेबल बैठेगा, जो भी है, वैसे दमकल के अंदर भी हर जगह बना रखे हैं राजस्थान में, है ना। जहां पर जैसे आपको कॉल लगाओगे तो वो तुरंत वो वहां से वो गाड़ी आएगी ऐसे। परिसंकट में अपशिष्ट, अब परिसंकट में जो अपशिष्ट है, वो जो एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट है 1986 का, उसमें जो लिखा हुआ है ना, वो परिसंकट में अपशिष्ट मानना है। अब 1986 में क्या लिखा हुआ है, परिसंकट में पदार्थ से ऐसा पदार्थ या निर्मित अभिप्रेत है जो अपनी रासायनिक या भौतिक रासायनिक गुणों के या हथालने के कारण मानव और अन्य जीवित प्राणियों, पादपों, सूक्ष्म जीव संपत्ति या पर्यावरण को हानिकारित कर सकती है। कहने का मतलब ये है जो फ्लोरा और फौना को नुकसान पहुंचाता है, कैसे भी रासायनिक और भौतिक मतलब गुणों के आधार पर। ठीक है ना। फ्लोरा और फौना दोनों, मतलब आदमी को इंसान, मतलब आदमी भी आ गया, इंसान भी आ गया और जानवर भी आ गया, उसके अलावा सारे पादप आ गए, चाहे छोटा जीव हो बड़ा जीव हो। एनवायरमेंट को जो नुकसान पहुंचाता है वो सारे परिसंकट में अपशिष्ट में माने जाएंगे, जिसकी डेफिनेशन एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में दे रखी है। आगे लिखा हुआ है निवासी। अब देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब ये बहुत लोगों को समझ में नहीं आएगा, तो इसको थोड़ा सा ना अपन को समझना है। दो वर्ड बार बार यूज आएंगे, ये धारा 3 में आएगा। एक तो निवासी वर्ड होता है, एक वर्ड आएगा मामूली तौर पर निवासी, ये ऐसे, दोनों में डिफरेंस है ना। पहले इसको पढ़ लेते हैं, इसमें क्या लिखा हुआ है। निवासी वो माना जाएगा जब वह किसी स्थानीय क्षेत्र के प्रति निर्देश से प्रयुक्त किया जाए, उस क्षेत्र में मामूली तौर से निवास करने वाला या कारोबार चलाने वाला, स्थावर संपत्ति के स्वामित्व अधिभोग करने वाला कोई भी व्यक्ति अभिप्रेत है। कहने का मतलब ये है, इसमें बहुत माइनर सा डिफरेंस है। निवासी तो वो होगा, जैसे आप, जैसे मान लो मैं जयपुर रह रहा हूँ, मैं सीकर का मामूली तौर का निवासी हूँ, लेकिन मैं रह कहाँ रहा हूँ, जयपुर में। मेरी जयपुर में चाहे प्रॉपर्टी हो, लेकिन जो मेरा एड्रेस लिखा हुआ है ना, जो मतलब वोटर आईडी पे या जो आधार कार्ड में, या जहाँ का मैं मेन मतलब भाई वो तो एक जगह का ही हो सकता है। वोटर आईडी एक जगह लगेगा ना वोट तो, जहां पर उसका वोट लगेगा ना, या जहां से वो जैसे पंचायत वगैरह के लिए या नगर पालिका के लिए चुनाव लड़ सकता है, वो बंदा मामूली तौर पे निवासी कहलाया जाएगा। और बाकी जो बच गया ना, वहां के लिए वो सबके लिए निवासी है। आप समझना एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे मान लो मेरा सीकर में नाम है, अब मैं जयपुर में रह रहा हूँ, चाहे जयपुर में मेरी जमीन हो, जयपुर में मेरा खुद का मकान हो, लेकिन मैं यहाँ के लिए क्या हूँ, निवासी हूँ। वो सीकर के लिए क्या हूँ, मामूली तौर पे निवासी हूँ। ये बात समझ में आई कि नहीं आई। हाँ जी सर, के लिए। यहाँ को डाउट है, निवासी और मामूली तौर पे निवासी, कोई डाउट नहीं, आगे ना। कंफ्यूजन मत, कंफ्यूज मत हो। ठीक है कोई डाउट। जैसे मान लो
किसी की चाहे वो कारोबार ही कर रहा हो, कारोबार मतलब कोई उसका बिजनेस हो या उसकी संपत्ति हो, चाहे उसका डिपो कर रहा हो या किराए पर रह रहा हो, वो सब सारे लोग है ना वो निवासी कहलाए जाएंगे। बस ये ध्यान में रखना है आपको। भूमि से ऐसी भूमि सम्मिलित है जिस पर निर्माण किया हुआ हो या जो जलासादित हो। नॉर्मल इन्होंने भूमि, भूमि और भवन बार बार वर्ड आएंगे तो आप इनको आपस में बोलना है। नवीनतम जनगणना आंकड़े, नवीनतम जनगणना आंकड़े वो जैसे अभी कौन से आंकड़े हैं, 2011 वाले आंकड़े हैं, तो वो वाले इसमें मान्य हैं। अंतिम पूर्ववर्ती उस जनगणना में जिसके सुसंगत आंकड़े प्रकाशित कर दिए गए हैं या विनिश्चित किए गए हैं। जैसे उस टाइम 2009 वाला एक्ट बना था, तब 2001 के डेटा थे, तो इन्होंने क्लियर कर दिया भाई जब भी ये वर्ड आ जाए इसका मतलब ये समझना है कि जैसे अभी 2011 वाला मान, जैसे एक दो साल होगा तो 2021 वाला हो जाएगा ऐसे। बासा, बासा ये वर्ड है ना, जैसे ये पुराने जमाने में गाँव में यूज होता था वर्ड। जैसे ये वर्ड ऐसा है, जैसे मान लो कोई तीर्थ यात्रा पर जाते थे ना, पुराने टाइम पे लोग जाते थे, तो रात को उनको रुकने के लिए कोई गांव वाले उनको रुकने के लिए बासा देते थे कि भाई आप यहाँ पे रुक जाओ, सुबह निकल जाना, सवेरे जल्दी निकल जाना। उनके लिए खाने की रहने की व्यवस्था करते थे वो गांव वाले, या कोई भी गांव का बड़ा कोई चौधरी होता था वो ये व्यवस्था करता था। जैसा इसमें लिखा हुआ है कि बासा में तीर्थ यात्रियों यात्रियों की वास सुविधा के लिए उपयोग में किए जाने वाले भवनों का कोई समूह है। जैसे कोई सामुदायिक भवन भी हो सकता है, या कोई जगह भी हो सकती है भाई यहाँ ये इनके लिए बना रखा है, या कोई भवन, भवनों का समूह भी हो सकता है, मतलब बहुत सारे भवन भी हो सकते हैं, एक भवन भी हो सकता है, या किसी भवन का कोई भाग सम्मिलित है, यानी कोई रूम, एक कमरा हो गया इस तरह से। समझ में आ गया भाषा वर्ड। सदस्य, सदस्य का मतलब ये है, जब भी सदस्य का आएगा ना मतलब वो विधिक रूप से सदस्य होना जरूरी है। जैसे सदस्य से ऐसा कोई व्यक्ति विपरीत है जो किसी नगरपालिका का विधि पूर्वक सदस्य है, जो इस एक्ट में लिखा हुआ है ना, तभी वो सदस्य माना जाएगा। इस एक्ट के थ्रू कोई चीज में अपॉइंट हुआ है वो, जिसमें नगर निगम के मामले में निगम पार्षद, नगर परिषद के मामले में पार्षद, और नगर पालिका बोर्ड के मामले में सदस्य सम्मिलित है। ठीक, मतलब ये पार्षद को बोल रहा है, लेकिन ये इसमें इन्होंने क्लियर किया है कि सारे पार्षद हो सकते हैं इसमें, मतलब सदस्य में मनोनीत वाले भी हो सकते हैं, अरे नॉर्मल वाले भी हो सकते हैं। ठीक, लेकिन वो विधि पूर्वक होना चाहिए, मतलब किसी एक्ट के थ्रू बना हुआ होना चाहिए, ऐसे नहीं कि वो यूं ही आ गया, वो सदस्य नहीं है फिर। ठीक है ना। दूध है, दूध में क्रीम, क्रीम युक्त दूध, क्रीम निकला हुआ दूध और संघनित विसंक्रमित सूखा और टोन दूध सम्मिलित है। कोई पाउडर वगैरह दूध का उबाला हुआ जो भी, इसमें सारी चीजें आ गई, नॉर्मल सा लिखा हुआ है। नगर पालिका लेखा निर्देशिका से धारा 91 के अधीन तैयार की गई संधारित नगर पालिका लेखा निर्देशिका विपरीत है। इसमें क्या लिखा हुआ है कि राज्य सरकार नगर पालिका लेखा निर्देशिका के नाम से जानी जाने वाली एक निर्देशिका तैयार और संधारित करेगी, जिसमें नगर पालिका से संबंधित समस्त वित्तीय मामलों और उनसे संबंधित प्रक्रियाओं के ब्यूरो, मतलब एक वो, मतलब अकाउंट मेंटेन करेगी, या जो है ना उसका एक लेखा बनाएगी कि उसमें कितना मतलब पैसा आया गया, वो सारा मैटर है वो इसमें ये मतलब तैयार करेगा, मुख्य नगर पालिका अधिकारी तैयार करेगा इसके अंदर। बाकी ये अपने चैप्टर में वैसे मतलब अपने सिलेबस में भी नहीं दे रखा है, लेकिन इसको पढ़ेंगे अपन, है ना, जब आगे ये आएगा पूरा। नगर पालिका क्षेत्र, नगर पालिका क्षेत्र से राज्य सरकार द्वारा समय समय पर अधिसूचित किसी नगर पालिका का प्रादेशिक क्षेत्र अभिप्रेत है। मतलब भाई ये नगर पालिका कौन सी है, जैसे मान लो फलानी नगर पालिका एक्स वाई जेड है, तो एक्स वाई जेड नगर पालिका क्षेत्र हो गया वो। राज्य सरकार द्वारा समय समय पर यथा अधिसूचित किसी नगर पालिका का प्रादेशिक क्षेत्र अभिप्रेत। ठीक। नगर पालिका निधि, नगर पालिका का भी जैसे एक फंड होता है, एक अकाउंट होता है जिसमें पैसा रहता है ना, जिसको निकालने के लिए जैसे मान लो मुख्य नगर पालिका अध्यक्ष और मुख्य नगर पालिका अधिकारी दोनों की सहमति से वो पैसा निकलता है, या जैसे राज्य सरकार उसमें पैसा डालती है भाई आप आपके डेवलपमेंट के लिए काम करो, तो वो चीज इसमें लिखी हुई है कि नगर पालिका निधि के नाम से एक निधि होगी जिसे नगर पालिका द्वारा इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए न्यास निर्धारित किया जाएगा, और इस अधिनियम के अधीन वसूल किया गया वसूल करने योग्य समस्त धन और नगर पालिका द्वारा अन्यथा प्राप्त समस्त धन उसमें जमा किया जाएगा। बाकी आगे डिटेल में पढ़ेंगे जब ये पूरी धारा पढ़ेंगे तब, भाई क्या है, क्या मतलब होता है इसका, कैसे इसमें से पैसा खर्च किया जाएगा, वो सब चीजें आगे। आगे लिखा हुआ है नगर पालिका ठोस अपशिष्ट। अब देखो बहुत सारे अपशिष्ट आ गए हैं, पहले परिसंकट में अपशिष्ट भी आ गया था, है ना। ये वाला है नगर पालिका ठोस अपशिष्ट। इसमें क्या लिखा हुआ है, किसी नगर पालिका क्षेत्र में औद्योगिक परिसंकट में अपशिष्ट को छोड़ के, परिसंकट में कौन सा वाला, उद्योग वाला, उसको छोड़ के, किंतु उपचारित जीव चिकित्सा अपशिष्ट को सम्मिलित करते हुए ठोस
अर्ध ठोस रूप से पैदा होने वाला वाणिज्यिक और आवास संबंधी अपशिष्ट शामिल है, उसको ही केवल नगरपालिका ठोस अपशिष्ट बोला जाएगा। अब इसमें याद रखने वाला पॉइंट ये है कि ये वर्ड है ना, इसको अलग करना है, निकालना है इसको औद्योगिक परिसंकट में अपशिष्ट को। बाकी जो बच गया ना, वो सारा आ जाएगा। और ये जो लिखा हुआ है ना, जीव चिकित्सा अपशिष्ट, जिसको मैंने पहले आपको बता दिए थे, जो 11 टाइप के थे, शायद 9 थे वो, है ना, स्टार्टिंग में बताए थे, वो सारे जीव चिकित्सा अपशिष्ट में माने जाएंगे। उनको शामिल करते हुए ठोस एवं अर्ध से पैदा होने वाला वाणिज्यिक और आवास संबंधी अपशिष्ट भी शामिल है। ठीक है। नगर पालिका का मतलब क्या है, जो मैंने आपको पहले बता दिया था, केवल नगर पालिका वर्ड यूज आएगा ना, इसका मतलब तीनों की बात कर रहा है, नगर पालिका बोर्ड, नगर परिषद और नगर निगम। यहाँ भी ये लिख रखा है। इस अधिनियम के प्रारंभ के समय, प्रारंभ का समय मतलब 2009 वाला, विद्यमान या इसके उपबंधों के अनुसार गठित कोई नगर निगम, नगर परिषद या कोई नगर पालिका बोर्ड अभिप्रेत है, अनापत्ति प्रमाण पत्र, एनओसी, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट से इस अधिनियम या तदधीन बनाए गए नियमों द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने के लिए हकदार प्राधिकार द्वारा किया गया दस्तावेज अभिप्रेत है। जैसे कोई भी प्राधिकारी, प्राधिकारी कोई भी हो सकता है, मुख्य नगर पालिका अधिकारी भी हो सकता है, नगर पालिका अध्यक्ष भी हो सकता है। ठीक है ना। आगे लिखा हुआ है, इसमें अनंतिम अनापत्ति प्रमाण पत्र सम्मिलित होगा। अब ये अनंतिम का शायद मीनिंग क्या है, एक बार इंग्लिश में देखना पड़ेगा, ये मैंने देखा नहीं, है ना। किसी को पता हो तो बताओ, देखिए आपने कोई पढ़ के आया है क्या आप में से, अनंतिम। ठीक है सर ना। कंफर्म तो नहीं है, पर शायद इंटरिम जो कहते हैं ना अपन, जैसे इंटरिम हाँ, गवर्नमेंट इंटरिम बनेगी, टाइप का। वो है सर। हाँ, इसका मतलब देखो, यहाँ पर एक वर्ड है ना, ये प्राधिकारी वर्ड है, इसका मतलब समझ लेना कि मुख्य नगर पालिका अधिकारी या नगर पालिका अध्यक्ष या कोई समिति का अध्यक्ष वगैरह हो सकता है ना। ठीक। फिर आगे लिखा हुआ है न्यूसेंस। न्यूसेंस का मतलब होता है जैसे, है ना, अ, इसको आप ऐसे समझो जैसे, मतलब जितने भी आपने ऑर्गन्स होते हैं ना, उनको अगर थोड़ी सी भी कोई ठेस पहुंचा रहा है ना, जैसे अपन कई बार बोलते हैं ना, इसने न्यूसेंस क्रिएट कर दिया, तो वो वाली चीज है ना। जैसे सुनने में, देखने में कैसे भी वो इरिटेट करता हो। जैसे यहाँ क्या लिखा हुआ है, न्यूसेंस में ऐसा कोई भी कार्य, लोप, स्थान या वस्तु सम्मिलित है जो दृष्टि देखने से ग्रहण या श्रवण चेतना के लिए क्षति, खतरा, क्षोभ या ग्रहण धारित करे, या जिससे इनके कारित होने की संभावना हो, है ना। थोड़ा सा भी मतलब ऐसे, इसका मतलब ये सूंघने से संबंधित है, ये देखना हो गया, ये सुनने से संबंधित हो गया। क्षति, खतरा, क्षोभ या ग्रहण कारित करे जिससे इनके कारित होने की संभावना हो, या जो जीवन के लिए खतरनाक या स्वास्थ्य या संपत्ति के लिए हानिकारक हो या हो सकती हो, वो सारे न्यूसेंस हैं। ठीक। इसमें कोई समझने वाली बात है नहीं। अधिभोगी। अधिभोगी का मतलब होता है जैसे वो अधिभोग कर रहा है। अब अधिभोग आदमी है ना, या तो अपनी चीज का करेगा या दूसरे की चीज का करेगा और उसके बदले में वो किराया देगा। जैसे कई बार अपन कोई किसी के फ्लैट वगैरह या रूम पर रहते हैं, तो वो अपन वहाँ अधिभोग करते हैं, लेकिन बदले में किराया वगैरह भी देते हैं, या खुद की जमीन पर या खुद की भूमि या भवन पर रहना, दोनों उसमें शामिल है। यहाँ क्या लिखा हुआ है, अधिभोगी में ऐसा कोई व्यक्ति सम्मिलित है, एक व्यक्ति जो भूमि या भवन, ये दोनों वर्ड साथ आएंगे, भूमि या भवन जिसके संबंध में इस शब्द का प्रयोग किया गया है कि स्वामी को किराया या किराए के किसी भाग का या ऐसी भूमि या भवन के अधिभोग के पेटे नुकसानी का तत्समय संदाय कर रहा हो, वो वाली बात ही बोल रहा है ना, वापस घुमा के थोड़ा, या संदाय करने का दायी है। और इसमें किराया मुक्त अभिदारी भी सम्मिलित है। कहने का मतलब, कई बार कोई इंसान होता है जैसे, वो मतलब फ्री में रह रहा है, किराया नहीं दे रहा बदले में, तो भी वो अधिभोगी है। अधिभोगी का केवल मतलब इतना ही समझना है, अधिभोग करने वाला, चाहे वो किराया दे ना दे, स्वामी है या नहीं है, वो अधिभोगी कहलाया जाएगा। परंतु अपनी स्वयं की भूमि या भवन में, ये दोनों साथ है, भूमि या भवन में रहने वाला या अन्यथा उपयोग करने वाला स्वामी उसका अधिभोगी समझा जाएगा। ठीक है ना। जो स्वयं की भूमि का भी बोल दिया, किराए वाला भी बोल दिया, दोनों चीज। गृहणोत्पादक पदार्थ, जिसे घृणा होती है, वो वाले, जैसे रसोई का कचरा, अस्तबल का कचरा, गोबर, उसके अलावा गंदा, गलित या सड़ने वाला पदार्थ, किसी भी प्रकार की गंदगी जिसे मल में सम्मिलित नहीं किया गया है। इन्होंने क्लियर किया हुआ मल वाला नहीं चलेगा, है ना। ठीक है। जिसमें बदबू टाइप की जैसे कोई चीज आती हो, मल वाला मतलब वो मल नहीं, जो है ना, वो अलग से है, उसको इससे नहीं, मतलब ये वाले वर्ड है, जैसे गणोत्पाद आए, तो ये वाला चीजें समझिए जो इसमें लिखी हुई है। परिसंकट में आ जाए, औद्योगिक अपशिष्ट आ जाए, नगर पालिका अपशिष्ट आ जाए, उनको अपन एक साथ कर लेंगे लास्ट में, जब ये चैप्टर पढ़ेंगे ना, तब वहां थोड़ा और अपन को वो गहराई आ जाएगी कि हाँ, ये चीज क्यों लिखी हुई है। क्योंकि जुर्माने से की वजह से है, मान लो ये वाला कोई कचरा फैलाया तो उसके लिए जुर्माना थोड़ा कम लगेगा, व्यवसायिक वाला, औद्योगिक वाला कर दिया तो वो
उद्योग के हिसाब से लगेगा उस पर जुर्माना, इसलिए क्लियर होना जरूरी है। नगर पालिका का अधिकारी इस अधिनियम के द्वारा अधीन सर्जित या चालू रखे गए किसी पद को तत्समय धारण करने वाला कोई व्यक्ति अभिप्रेत है, किंतु इसमें नगर पालिका या उसकी किसी समिति का कोई सदस्य ऐसे सदस्य के रूप में सम्मिलित नहीं होगा। मतलब समिति वाले का जो मेंबर होते हैं ना, उनको नगर पालिका अधिकारी नहीं बोला जाएगा। ठीक है ना। बाकी सारे, जैसे मान लो नगर पालिका अध्यक्ष है, उसको भी बोल सकते हैं अपन नगर पालिका का अधिकारी। कहने का मतलब ये है, देखो, इस अधिनियम के द्वारा अधीन सर्जित या चालू रखे गए किसी पद का तत्समय धारण करने वाला कोई व्यक्ति अभिप्रेत है, किंतु इसमें नगर पालिका या उसकी किसी समिति का कोई सदस्य ऐसे सदस्य के रूप में, ये वाला लाइन याद रखनी है। बाकी सारे इसमें शामिल है। बाकी आगे जब ये वर्ड आएगा तब अपन इसको वापस आके देखेंगे कि ये वहां पर मतलब ये चीज मैच हो रही है नहीं हो रही है। ठीक है ना। अन्य अभिकरण, अभिकरण मतलब एजेंसी। अब जैसे एजेंसी के अंदर है ना, मतलब कोई भी अदर मतलब अदर एजेंसी, जैसे है ना कोई फर्म होगी, सोसाइटी होगी, या कोई निगमित निकाय हो गया, कोई संस्था हो गई, सरकारी एजेंसी होगी, या कोई जॉइंट वेंचर हो गया, इस टाइप की जितनी भी चीजें हैं ना, लेकिन वो कोई विधि के अधीन होनी चाहिए। जैसे कई बार अपन बोलते हैं ना, ये 1860 के फलाने इसके रजिस्ट्रेशन के तहत है, कोई 2013 कंपनी एक्ट के तहत कोई चीज बनी हुई है, उस टाइप की चीजों को ये इन्होंने अन्य अभिकरण में बोला है। जैसे कई बार क्या होता है, कोई एजेंसी को काम करवाती है, कोई भवन बनवा दिया, कुछ और करवा दिया, तो एजेंसी वर्ड आते ही ये सारी चीजें खुलनी चाहिए एक साथ में। प्राइवेट सेक्टर में की गई कोई कंपनी, मतलब सारी कंपनियां, फर्म, सोसाइटी, निगमित निकाय, कॉर्पोरेट निकाय, कोई संस्था, सरकारी अभिकरण, या कोई स्वीकृत क्षेत्र का अभिकरण, या तत्समय प्रवर्त किसी भी अन्य विधि से, और भी कोई विधि हो सकती है, वो सारे अभिकरण कहलाए जाएंगे। स्वामी, स्वामी से ऐसा व्यक्ति सम्मिलित है जो स्वयं के मदे या किसी व्यक्ति या सोसाइटी, किसी धार्मिक या पूर्त प्रयोजन के लिए किसी अभिकर्ता या न्यासी के रूप में, रिसीवर के रूप में किसी भूमि या भवन का, या किसी भूमि या भवन के किसी भाग का तत्समय किराया प्राप्त कर रहा है। यदि वह भूमि या भवन, उस भूमि या भवन का कोई भाग किसी अभिधारी को किराया पर दिया जाता है, वह ऐसा किराया प्राप्त करता है। मतलब वो बड़ा ही मैटर है कि वो किराया प्राप्त कर रहा है एक तरह से, किसी एजेंट के थ्रू, या ट्रस्टी के रूप में, या सीधा डायरेक्ट वो पैसा ले रहा है। ठीक है ना। वो सारे स्वामी है। ठीक है ना। उसके अलावा जनसंख्या, जनसंख्या जब वो किसी स्थानीय क्षेत्र में, जैसे नगर पालिका वगैरह के प्रति निर्देश में प्रयुक्त की जाए, इस स्थानीय क्षेत्र की सर वह एक जनसंख्या डाउट है, विपरीत है। ये अभी एक डाउट है, ये अभी स्वामी आया ना इसमें। हाँ। सर जैसे एक तो संपत्ति का मालिक होता है, वो तो स्वामी है ही, लेकिन हाँ, जैसे कोई संपत्ति का मालिक नहीं है और वो किराया प्राप्त कर रहा है, तो वो भी स्वामी कहलाएगा? कैसे किराया प्राप्त कर रहा है, हाँ स्वामी कहलाया जाएगा। मतलब वो प्रॉपर, मतलब जैसे प्रॉपर्टी का मालिक तो नहीं है, प्रॉपर्टी लेकिन का किराया मालिक, प्राप्त कर रहा है। हाँ किराया प्राप्त कर रहा है, वो सारे माने जाएंगे। ठीक है सर। ये आगे देखो समझ में आएगा, ये शायद है ना वो वाला चैप्टर, जैसे इसमें ये लिखा हुआ है कि जैसे कई बार क्या होता है ना, कोई जैसे मान लो कोई नगर पालिका में कोई बंदा रह रहा है, फिर वहां पर क्या होता है, कोई भी प्रकार का कोई न्यूसेंस, या कोई पानी का इधर उधर उसने वो कुछ कर दिया, या कोई भी प्रकार की ऐसी चीज, या उसने अतिक्रमण कर दिया उस भवन में, तो उस टाइम क्या होगा, नगर पालिका के जब अधिकारी आएंगे ना, तो वहां जब वो बंदा अधिभोग कर रहा है ना, अंदर जाके बैठा है उस टाइम, उसको जाके वो पकड़ेंगे पहले। और वो बोलेगा फिर कि है ना, भाई मैं तो उस फलाने आदमी को किराया दे रहा हूँ, है ना, वो बोलेगा ये बात। तब उसको जाके भाई, या तो उसको बोलेंगे, या वो नहीं मानेगा तो फिर उसके स्वामी के पास जाएंगे, या उस स्वामी को नोटिस जाएगा वो, तब ये चीज काम में आएगी, है ना। जैसे ऑन द स्पॉट भाई वो उस टाइम अधिभोग कौन कर रहा है, इसलिए ये चीज इन्होंने क्लियर किया है। आगे वो समझ में आ जाएगा ये स्वामी, अभी जितना आ रहा है उतना, क्योंकि ये परिभाषाएं है, परिभाषाएं क्या एकदम सबसे हार्ड है परिभाषा वाला टॉपिक। इनको अपन वापस आके देखेंगे हर चीज को, क्योंकि ये तो एनी टाइम मतलब अपने माइंड में रहना चाहिए। जैसे ये तो एबीसीडी है जैसे एक्ट की, है ना। तो कई बार क्या होता है, जैसे कुछ समझ में नहीं आएगा तो वापस आएंगे अपन इसके एक एक वर्ड को देखेंगे। ठीक है सर। ठीक है। जनसंख्या वाला हो गया, जैसे पूर्ववर्ती जो जनगणना में आंकड़े प्रकाशित हो गए, जैसे अभी 2011 वाले हुए। विहित का मतलब है जितने भी आदेश या बनाई गई उप विधियां या नियम वगैरह है, वो सारे इस अधिनियम के तहत बनाए गए हैं, वो उसको बोला गया है। सार्वजनिक स्थान क्या है, से वह स्थान अभिप्रेत है जो निजी संपत्ति न हो और जनता के उपयोग या उपभोग के लिए खुला हो, चाहे वह ऐसा स्थान नगर पालिका में निहित हो या नहीं हो। सार्वजनिक स्थान मतलब है ना, इन्होंने वर्ड में ही क्लियर कर दिया भाई सार्वजनिक। ठीक है ना। जैसे कई बार क्या होता है, ये ये मतलब ये चीज तो आपको समझ में आ गई भाई, निजी संपत्ति भी न हो, और बाकी जो बच गई वो ऑटोमेटिक सार्वजनिक स्थान हो गए, लेकिन ये बोल रहा है कि ऐसे स्थान नगर पालिका में निहित हो या न हो।
कई बार क्या होता है, जैसे नगर पालिका की कोई जमीन नहीं होती, रेलवे लाइन निकल रही है, उसके पास में पार्क बना हुआ है, वो सार्वजनिक स्थान तो है लेकिन नगर पालिका में नहीं है वो। या कोई ऐसा भवन बना हुआ है जो केंद्र सरकार का है ना। या जैसे मान लो कुछ ऐसा एरिया डिसाइड होता है जो मतलब इस नगर पालिका में नहीं आता है, राज्यपाल की अधिसूचना के द्वारा कि भाई ये इस नगर पालिका में माना नहीं जाएगा, तो वो सार्वजनिक स्थान तो है लेकिन नगर पालिका में नहीं है। ऐसा इन्होंने इसको क्लियर किया है। लोक प्रतिभूति मतलब ये पब्लिक सिक्योरिटी जो होती है राजस्थान सरकार या केंद्र सरकार की, राजस्थान सरकार या केंद्र सरकार या भारत की किसी भी राज्य की सरकार की प्रतिभूति है, उनको लोक प्रतिभूति माना जाए। किसी भी ऐसे आदेश द्वारा जो राज्य सरकार इसे नियमित करे अभिव्यक्त रूप से प्राधिकृत कोई प्रतिभूति मतलब गवर्नमेंट सिक्योरिटी। सार्वजनिक मार्ग, सार्वजनिक मार्ग का मतलब ये है जो जनता के आवागमन के लिए क्या हो, मतलब जिसका जनता के आवागमन का अधिकार हो उसके ऊपर, जिससे, अब इसमें देखो एक ही चीज समझनी है, सार्वजनिक मार्ग वो माना जाएगा, एक लाइन में समझना हो, जिसमें पब्लिक का पैसा लगा हो, वो सार्वजनिक मार्ग है। पब्लिक का पैसा जहां लग गया है ना, वो सार्वजनिक मार्ग कहलाया जाएगा। अब इसको पढ़ लो, देखो, जिस पर होकर जनता के आवागमन का अधिकार है, ठीक है, जिससे इसके पूर्व नगर पालिका नीति, राज्य सरकार की नीति, केंद्र सरकार की नीति या अन्य सार्वजनिक नीतियों से समतल कराया गया, पत्थर जड़वाएगी, डामर बिछाएगी, जल सरणियां या मल नालियां बनवाएगी या मरम्मत कराएगी, जो इस अधिनियम के किसी भी उपबंध के अधीन सार्वजनिक मार्ग हो जाता है। कहने का मतलब है जहां पर पब्लिक का पैसा लग गया वो सार्वजनिक मार्ग। कूड़ा करकट, कूड़ा करकट के अंदर ये आएगा जैसे धूल, राख, टूटी ईंटें, चूना, गारा, कांच के टुकड़े, किसी भी प्रकार का कोई कचरा जो गणो उत्पादक पदार्थ नहीं हो। गणना उत्पादक वाला वो जिससे घृणा आती है, जो मैंने पहले बताया था, गोबर वगैरह हुआ, अस्तबल कचरा, सड़ने वाला कचरा। उसके अलावा जो बच गया है ना वो सारा कूड़ा करकट में आ जाएगा। नियम क्या है जो इस एक्ट के तहत, जैसे हर एक्ट के तहत कुछ नियम बनते हैं आगे जाके, जैसे बहुत सारे नियम बने हुए, निर्वाचन के अलग से नियम बने हुए हैं, अध्यक्ष कैसे चुनाव होगा, कैसे हटेगा, उपाध्यक्ष कैसे अविश्वास प्रस्ताव आएगा, जितनी भी चीजें नियम बने हुए हैं ना, ये सारे इस एक्ट को आधार मानते हुए, इसकी शक्तियों का प्रयोग करते हुए वो नियम बनते हैं। ठीक है ना, वो ये लिखा हुआ है कि नियम इस अधिनियम द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बनाया गया कोई नियम विपरीत है। एससी और एसटी के लिए संविधान आदेश 1950 में विनिर्दिष्ट जातियों से कोई जाति विपरीत है ना। जैसे मान लो इनको रिजर्वेशन है, अभी इनका रिजर्वेशन 10 साल के लिए 26 जनवरी 1950 उन्नीस 2040 तक, 2030 तक बढ़ा दिया है, 2020 में बढ़ाया था, हर 10 साल से बढ़ाते हैं ना वो, मतलब इनका रिजर्वेशन उस टाइप से। और यहाँ पर ऐसा लिखा हुआ है भाई कौन कौन सी वो जातियां वगैरह है, कि पता ही होगा आपको इसमें। मल, मल से जो वर्ड आया था ना, अभी यूज आया था मल, उसको इन्होंने क्लियर किया है यहाँ देखो। मल से विष्टा, शौचालयों, मूत्रालयों, मलकूबों या नालियों के अन्य अंतर्वस्तीय अभिप्रेत है, और इसमें सभी प्रकार के व्यवसायिक बहिस्त्राव और विनिर्माणशालाओं से निस्सारण सम्मिलित है। ठीक है ना। विस्टा, शौचालयों, मूत्रालयों, मलकूबों, चारों चीजों के अलावा व्यवसायिक बहिस्त्राव और विनिर्माणशालाओं, कोई मैन्युफैक्चरिंग की चीज होगी या कोई व्यवसायिक बहिस्त्राव हो गया, वो सारे मल में माने जाएंगे। ठीक है ना। राज्य का मतलब क्या है, राज्य का मतलब वो है जो राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 की धारा 10 में जो स्टेट लिखा हुआ है कि राजस्थान राज्य क्या है, वो वाला ये राज्य है। राज्य वित्तायोग, या पहले ऊपर भी लिखा हुआ था आई और वाई में, ये मैंने यहाँ मतलब अटैच भी किया है। इसमें ये लिखा हुआ है कि राज्य वित्तायोग से भारत के संविधान की आर्टिकल जो 243 आई के साथ गठित वाई द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राजस्थान के राज्यपाल द्वारा यथा गठित राजस्थान वित्तायोग अभिप्रेत है। ठीक है ना। यहाँ क्या लिखा हुआ है, यहाँ सिंपल ये लिखा हुआ है कि जो 73वां संशोधन अधिनियम 1992 के प्रारंभ से 1 वर्ष के भीतर यथाशीघ्र तत्पश्चात प्रत्येक 5 वर्ष की समाप्ति पर वित्त आयोग का गठन करेगा, जो पंचायतों की वित्तीय स्थिति का पुनर्लोकन करेगा। सेम चीज ये वाई में लिखी हुई है कि अनुच्छेद 243 है, मतलब उधर वाला आई वाला का अधीन गठित वित्त आयोग नगर पालिकाओं की वित्तीय स्थिति का भी पुनर्विलोकन करेगा। ठीक, बाकी सारी पूरी चीज लिखी हुई है, मैं अपलोड कर दूंगा ग्रुप में, आप इसको रीड कर लेना क्योंकि ये पूरा पढ़ना जरूरी है भाई, क्या मतलब होता है वित्त आयोग का। ठीक, या जब ये टॉपिक आएगा तब देख लेंगे और इसको। मार्ग, अब देखो मार्ग को लेकर ना इसमें बड़ा सा लिखा हुआ है लेकिन है ना, एक लाइन में समझा देता हूँ। मार्ग का मतलब ये है, मार्ग कोई भी सारे मार्ग आ गए इसमें, सार्वजनिक मार्ग, निजी मार्ग, मतलब जो भी कोई पगडंडी छोटी मोटी बड़ी कुछ भी यूज हो रही है ना वो सारी मार्ग है। अब इन्होंने क्लियर किया है कोई भी ऐसी सड़क, पुल, पैदल मार्ग, गली, अहाता, चौक,
विति या रास्ता विपरीत है। आहता मतलब चौराहे को बोलते हैं, है ना। जो जनता की चाहे स्थायी रूप से या अस्थायी रूप से पहुंच में हो, चाहे वह आम रास्ता हो या नहीं, क्लियर किया है देखो यहाँ। इसमें सम्मिलित है मार्ग के दोनों ओर स्थित, ये भी चीजें मार्ग के अंदर आएगी। जैसे साइडों में होता है ना, कई बार नाली वगैरह होगी या कुछ चीज, कोई कई बार ऊपर से कोई छज्जा वगैरह होता है, वो सब चीजें इसमें आएगी। नालियां, गटर, परिनिश्चित सीमा तक की भूमि, चाहे वैसी भूमि पर किसी भी बरामदे या अन्य ऊपरी संरचना का भाग आगे निकला हुआ हो। प्रत्येक खाली जगह, चाहे वो निजी संपत्ति हो या वहां जाना किसी दरवाजे, स्तंभ, जंजीर या अन्य अवरोध द्वारा पूर्णतः या अंशतः बाधित हो, यदि वह किसी व्यक्ति द्वारा, चाहे वह उसमें संलग्न किसी संपत्ति का अधिभोगी हो या न हो, किसी सार्वजनिक स्थान या आम रास्ते तक जाने या वहां से आने के साधन के रूप में प्रयुक्त की जाती हो। कहने का मतलब एक ही लाइन है, सारे मार्ग आ गए इसमें, निजी और सार्वजनिक दोनों है। ठीक है ना। सार्वजनिक मार्ग को ऊपर क्लियर कर दिया इन्होंने, जिसमें पब्लिक का पैसा लगता है। ठीक। उपविभाजन, उपविभाजन का मतलब है कि भूमि के किसी खंड या टुकड़े का दो या अधिक भागों में विभाजन। जैसे कई बार आएगा भाई, दो भाइयों के बीच में उस जमीन को जैसे वो किया गया, बंटवारा किया गया, तब ये वर्ड यूज आएगा उपविभाजन। कर होता है, टैक्स का मतलब होता है कि अधीन, उद्ग्रहणीय कोई भी पद कर। अब इन्होंने क्लियर किया भाई कौन कौन से टैक्स है। टैक्स का वर्ड आते ही ना पूरे नगर पालिका एक्ट में, टैक्स का वर्ड आते ही आपके माइंड में ये 5 एक्ट खुलने चाहिए। पथकर, टोल वगैरह वाला, रेट, उपकर, शेष वगैरह, जैसे फीस, कोई होता है ना फीस, भाई इतनी फीस लगी फलानी चीज की, अन्य लाभ, अदर कोई लेवल को इम्पोज किया है ना चीज को, वो सारी चीजें टैक्स में मानी जाएगी। अब ये इंपॉर्टेंट है, कोई संक्रमणशील क्षेत्र, मतलब संक्रमणशील क्षेत्र का मतलब है कि पहले वो कोई गांव था, अब वो नगर पालिका में बन रहा है या उसको बनाया गया है, तो वो कोई संक्रमणशील क्षेत्र। लघुत्तर मतलब ये परिषद वाली बात कर रहा है। ये ये संविधान में लिखी हुई वाली लैंग्वेज है ये। यहाँ पर अपने इसको बोलते हैं नगर पालिका बोर्ड, इसको बोलते हैं नगर परिषद, और इसको बोलते हैं नगर निगम। भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 है के अधीन विनिर्दिष्ट कोई क्षेत्र अभिप्रेत है, जो यहाँ मैंने क्लियर किया है। देखो यहाँ क्या लिखा हुआ है, प्रत्येक राज्य में इस भाग के उपबंधों के अनुसार किसी संक्रमणशील क्षेत्र के लिए, अर्थात ग्रामीण क्षेत्र से नगर पालिका क्षेत्र में संक्रमणगत क्षेत्र के लिए कोई नगर पंचायत, चाहे वो किसी भी नाम से ज्ञात हो, यहाँ अपने नगर पालिका बोर्ड कहलाई जाती है वो, है ना। संविधान में नगर पंचायत वर्ड यूज कर रखा है। किसी लघुत्तर नगरीय क्षेत्र के लिए नगर पालिका परिषद का होगा, जो अपने नाम एज इट इज रख दिया अपन। कोई भी रख सकता है, राज्य सरकार अपने अकॉर्डिंग संशोधन करके ये चीजें चेंज करके इंप्लीमेंट कर सकती है, जैसा कि अपन ने किया। नगर पालिका बोर्ड, नगर परिषद और नगर निगम का गठन करेगी। उसके आगे लिखा हुआ है नगरीय भूमि। नगरीय भूमि वो है जो नगरीय विकास के प्रयोजन के लिए तत्समय प्रवर्त किसी विधि के अधीन किसी स्थानीय प्राधिकारी में निहित, मतलब वो नगर के डेवलपमेंट के लिए यूज हुई होती हो और वो विधि के अधीन हो, मतलब कोई कानूनी प्रक्रिया के अधीन वो नगरीय भूमि होनी जरूरी है, या किसी स्थानीय प्राधिकारी में निहित हो। स्थानीय प्राधिकारी जैसे मतलब ये होता है ना, यूआईटी वगैरह, डेवलपमेंट अथॉरिटी वगैरह में निहित, या उसके वेन, मतलब वो उसका डिस्पोज भी कर सकती है, उसके पास इतनी पावर हो, वो वाली नगरीय भूमि। यान, यान के अंदर जैसे मैंने थोड़ा यूं ये तो हंसने के लिए लगा दिया, यान में ये है कि जैसे साइकिल भी आएगी, 3 पहिया वाली साइकिल भी आएगी, जैसे ये मुन्ना भाई एमबीबीएस में वो आता है साइकिल वाला, चाहे 4 पहिया हो, 3 हो, सब चलेगा। स्वचालित मोटर वाहन जो अपने आप इंजन से चलती है, ऑटोमेटिक चलती है, पहिएदार। कहने का मतलब है, इसका मतलब ये है पहिया लगा हुआ होना चाहिए। पहिया है इसका मतलब वो यान में माना जाएगा। 2 पहिए वाली, 3 पहिए वाली, लेकिन प्रत्येक वाहन सम्मिलित है जो किसी सार्वजनिक मार्ग पर प्रयुक्त किया जाता हो, सार्वजनिक मार्ग पर। ये भी क्लियर कर दिया, सार्वजनिक मार्ग क्या है, जो मैंने ऊपर क्लियर किया था, किए जाने योग्य। अब देखो इसके टायर नहीं है, जैसे कोई घुड़सवारी कर रहा है ना, तो वो यान में नहीं माना जाएगा। इस चीज को क्लियर कर लेना, ठीक। हाँ, घोड़ा गाड़ी होगी, बैलगाड़ी होगी तो मानी जाएगी, क्योंकि उसमें पहिए हैं पीछे की साइड में, ठीक। उपाध्यक्ष का मतलब क्या है, नगर पालिका बोर्ड के मामले में उपाध्यक्ष, नगर परिषद के मामले में उपसभापति, और नगर निगम के मामले में उप महापौर। अभी 9:15 हो गया, क्योंकि वो क्लास शायद उधर है, मैं ये पूरा करना चाह रहा था, चलो मैं कर देता हूँ जल्दी। ग्राम का मतलब क्या है, जैसे गांव का मतलब वो है जो संविधान के 243 के खंड 6 के अधीन विनिर्दिष्ट कोई ग्राम अभिप्रेत है। अब उसमें क्या लिखा हुआ है 243 में, ये देखो, ग्राम में राज्यपाल द्वारा इस भाग के प्रयोजन के लिए लोक अधिसूचना द्वारा ग्राम के रूप में विनिर्दिष्ट ग्राम अभिप्रेत है, जिसके अंतर्गत इस प्रकार की विनिर्दिष्ट ग्रामों का समूह भी है। मतलब गांव उसको बोला जाएगा अपने राजस्थान में जो राज्य सरकार
राज्यपाल द्वारा एक गजट में ये चीज लिखी जाएगी, भाई ये फलाना गांव है या गांव का समूह, उसको गांव। वार्ड का मतलब क्या है, जो धारा 9 में लिखा हुआ है कि अधीन बनाया गया कोई वार्ड है, उसको वार्ड बोला जाएगा, जो अपन धारा 9 में पढ़ लेंगे आराम से, है ना। ठीक, क्योंकि बहुत सारे वार्डों से मिलकर के ही एक नगर पालिका बनती है। उसके अलावा लिखा हुआ है वार्ड समिति। दो टाइप की समितियां होती है, एक होती है वार्ड समिति, एक होती है नगर पालिका ये वार्ड समिति, और एक होती है नॉर्मल समितियां। जैसे जो पर्टिकुलर कोई चीज के लिए जैसे बनी हुई स्वास्थ्य समिति या भवन अनुज्ञा समिति या कार्यपालक समिति, इस टाइप से। ठीक, ये जैसे मान लो कोई नगर पालिका है 50 वार्ड की है, तो 50 वार्ड हो गए, तो 50, एक एक वार्ड अपने लिए अलग से भी एक समिति का गठन कर सकता है, जो उसके डेवलपमेंट के लिए काम करेगी। या जैसे 2 वार्ड मिलकर के आपस में अपने वार्ड का डेवलपमेंट करवाने के लिए भी काम कर सकते हैं, लेकिन इसमें एक शर्त है। वो शर्त ये है जो लिखी हुई है यहाँ, 3 लाख या अधिक की जनसंख्या वाली नगर पालिकाओं के प्रादेशिक क्षेत्रों के भीतर ही वार्ड समितियां गठित की जाएगी, या जिसमें एक या अधिक वार्ड होंगे। ये मैं आराम से आपको समझा दूंगा धारा 54 में अच्छे से, लेकिन यहाँ इतना समझना है कि वार्ड समिति एक पर्टिकुलर वार्ड के डेवलपमेंट के लिए काम करती है। अपशिष्ट प्रबंधन का मतलब क्या है, कि जो भी अपशिष्ट है, कितने भी टाइप का अपशिष्ट हो, नगर पालिका उसको कैसे, उसके लिए क्या करेगी, वो लिखा हुआ है इसमें कि नगर पालिका ठोस अपशिष्ट का संग्रहण करेगी, इकट्ठा करेगी, पृथक्करण करेगी, उसका भंडारण करेगी, फिर उसका ट्रांसपोर्ट करेगी, प्रसंस्करण करेगी, और उसका डिस्पोज कर देगी, वेन कर देगी। वो सब चीजें शामिल है। जब भी अपशिष्ट प्रबंधन की बात आ गई, इसका मतलब ये सारी चीजें इसमें शामिल है। पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या जब भी वर्ड है या कुल संख्या वर्ड है, इसका मतलब ये है सारे सदस्य, सारे पार्षद माने जाएंगे मनोनीत वाले को छोड़ के। क्लियर किया है इन्होंने। जब वह किसी नगर पालिका के सदस्य के संदर्भ में प्रयोग किए जाएं, नगर पालिका सदस्य मतलब सारे सदस्य आ गए, लेकिन धारा 6 की उपधारा 1 के खंड क के उपखंड के सेकंड के अधीन नाम निर्दिष्ट सदस्यों को अपूर्जित करते हुए तत्समय पद धारण करने वाले सदस्यों की कुल संख्या विपरीत है। जो यहाँ लिखा हुआ है, नगर पालिका प्रशासन का विशेष ज्ञान या अनुभव रखने वाले, ये लिखा हुआ है उसमें, जो ये लिखा है धारा 6 की उपधारा 1, ये वाला वर्ड है। मतलब कहने का मतलब इतना ही है कि पूर्ण संख्या या कुल संख्या में वो चीजें मानी जाएगी, केवल नॉमिनेस, जो नॉमिनेट मेंबर हैं, मनोनीत सदस्य हैं, उनको निकाल दो, बाकी जो बच गए ना वो सारे कुल संख्या में आएंगे। जब भी कुल संख्या का वर्ड आया, इसका मतलब वो उनकी बात कर रहा है जो मनोनीत में नहीं है, बाकी सारे। अब अपन कल से यहाँ से स्टार्ट करेंगे धारा 3, नगर पालिकाओं का परिसीमन। ये जो मतलब जो मेन एक्ट है ना, वो यहाँ से स्टार्ट होगा धारा 3 से। ये जो जितनी भी चीजें पढ़ी है परिभाषाएं थी, ठीक। अगर उसमें कोई डाउट भी है तो डाउट एक बार अपने पास ही रखना, क्योंकि यहाँ के बाद में कोई डाउट आता है ना, उसको अपन वहां से जाके मैच करेंगे कि वो चीज, जैसे कोई भी वर्ड आया, भाई नगर पालिका वर्ड आ गया तो ये नहीं समझ में आ रहा, तो ऊपर जाके डेफिनेशन में देखो भाई नगर पालिका का मतलब क्या होता है। ठीक है ना। जैसे यहाँ पर कोई वर्ड आ गया, जैसे स्थानीय क्षेत्र क्या होता है, या जैसे कुछ भी मान लो, एक वर्ड और बताता हूँ, जैसे सदस्य आ गया है, तो सदस्य का मतलब कौन, किसको सदस्य माना गया है, ऊपर जाके वापस उसको चेक करो। समझ गए, ये पढ़ने का तरीका होता है एक को। यहाँ तक समझ में आया, कोई डाउट? नो सर। समझ में आ रहा है अच्छे से, या मतलब, क्योंकि मेरी तरफ से है ना, देखो मैंने इसको 5 या 10 बार पढ़ा है, एक एक वर्ड पर पूरी रिसर्च करके जितनी अपन को जरूरत होगी ना, उतनी मैं पूरी तैयार करवा दूंगा, मेरे लेवल पर जितनी कोशिश होगी ना। और आपके जो भी डाउट है वो मेरे को बताना, या लिख करके बता सकते हो, मैं उस पर अगले दिन रिसर्च करके, हो सकता है मेरे में भी जैसे बहुत सारी कमियां हो सकती है इसमें, ऐसा नहीं कि भाई मैं पूरी तरीके से परफेक्ट हूँ, लेकिन आप मुझे बताओ भाई ये चीज, इसको थोड़ा और एक्सप्लेन करना मतलब, है ना, तो मैं अपने लेवल पर और उसकी रिसर्च करके फिर कर लेंगे। ठीक है, कोई डाउट नहीं है तो, है। जी सर। जी ठीक सर। ठीक है। थैंक यू सर। ओके सर।